हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग की जो आपकी बुक है बीए थर्ड ईयर की, उसका लेसन नंबर 3। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। इस बुक का कोड है POLS 304। सो लेसन नंबर 3 है आपका शांति निर्माण। मानव सुरक्षा में सुधार करना शांति स्थापना का केंद्रीय कार्य है। इसका अर्थ है शांति निर्माण में सरकार और नागरिक समाज में विभिन्न साधनों द्वारा सकारात्मक शांति प्रदान करना। शांति स्थापना में संघर्ष को रोकना है, जबकि एक संघर्ष शुरू होने से पहले या एक बार समाप्त होने पर शांति स्थापित होती है। तो यहाँ पर परिभाषा आपको एक परिचय जैसा दिया गया है कि शांति निर्माण क्या है। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे शांति निर्माण के लिए उपयोगी साधन। तो सबसे पहला आपका साधन आ जाता है शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है शक्ति संतुलन के द्वारा। शक्ति संतुलन के द्वारा ही 19वीं शताब्दी में राज्यों के मध्य शांति स्थापित की गई थी। शक्ति संतुलन को विश्व में शांति निर्माण के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य संघर्ष को सुलझाकर शांति निर्माण करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो शांति की स्थापना करते हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा विश्व में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। जिस प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि समाज में मानवीय व्यवस्था को नियमित करने के लिए कुछ नैतिक सिद्धांत अथवा नियम बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भी शांति की स्थापना करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन किया जाता है और उनका होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का पालन प्राय सभी राज्यों द्वारा युद्ध को रोकने और शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी शांति निर्माण का एक मुख्य साधन माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा राष्ट्र राज्यों की शक्तियां पर अंकुश लगाया जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा भी शांति निर्माण का एक मुख्य साधन माना जाता है और इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा राष्ट्र राज्य की शक्तियों को पर अंकुश लगाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य होने वाले संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर आता है आपका वार्तालाप सुरक्षा। वार्तालाप द्वारा भी विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वार्तालाप द्वारा विश्व का अनेक देशों के बीच होने वाले संघर्षों को सुलझाया जा सकता है। जब संघर्षित राज्यों के राज्य अध्यक्ष आपस में मिलकर समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि वार्तालाप द्वारा भी जब संघर्षरत जो राज्य जो है वो युद्ध के लिए या युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध के लिए अग्रसर हैं, वो उन राज्यों के अध्यक्ष आपस में मिलकर समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करते हैं। वार्तालाप को शांति निर्माण के मुख्य साधन के रूप में देखा जाता है। संधि या समझौते द्वारा शांति निर्माण आपका सिक्स्थ पॉइंट है कि संधि या समझौते को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के एक मुख्य साधन के रूप में देखा जाता है। संधि या समझौते द्वारा विश्व के राज्यों में हो रहे संघर्षों को सुलझाया जाता है। फिर आता है आपका सेवंथ पॉइंट विश्व सरकार। तो यहाँ पर कहा गया है कि विश्व सरकारों को भी शांति निर्माण का एक मुख्य साधन या विधि माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राज्यों का मानना है या कुछ विद्वानों का मानना है कि एक विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य हो रहे संघर्ष को सुलझाया जा सके और विश्व में शांति निर्माण किया जा सके। फिर आता है आपका 8th पॉइंट और वो है कूटनीति। कूटनीति को भी विश्व शांति निर्माण का एक साधन माना जाता है। कूटनीति के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षरत राज्य अपने समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। राज्यों के मध्य शांति किस प्रकार से स्थापित हो या कूटनीतिज्ञ भलीभांति जानते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के माध्यम से शांति स्थापित निर्माण किया जाता है। 9th आपका पॉइंट आ जाता है इसका शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग। शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की जाती है। सभी राज्यों के हित ना तो पूर्ण तौर पर विरोधी होते हैं और ना ही पूर्ण तौर पर सहयोगी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और विरोध लगातार विद्यमान रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है। लास्ट में आप 10th पॉइंट आपका आएगा निष्कर्ष। तो ये थे आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति निर्माण के लिए उपयोगी साधन लेसन नंबर 3 से। सो स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन नंबर 4 है संघर्ष के प्रकार। यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर जो है वो 2 स्टार्ट हो जाती है संघर्ष के प्रकार से। सबसे पहले आता है कि संघर्ष के प्रकार। मुख्यतः जो संघर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है, या तो अहिंसात्मक या हिंसात्मक। बट संघर्ष आरंभ होने पर राज्यों के पास विकल्प भी कई होते हैं। अब हम पढ़ते हैं संघर्ष के प्रकार। तो सबसे पहला है विचारधारा पर आधारित संघर्ष। विचारधारा पर आधारित संघर्ष। विचारधारा पर आधारित संघर्ष से अभिप्राय ऐसे संघर्ष है जो विचारधारा पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के संघर्ष प्रायः 2 अलग अलग विचारधाराओं का पालन करने वाले राज्यों के बीच होते हैं। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय साम्राज्यवादी विचारधारा तथा समाजवादी विचारधारा के बीच संघर्ष था। फिर आता है व्यक्तिगत संघर्ष। व्यक्तिगत संघर्ष उसे कहा जाता है जब व्यक्ति संघर्षशील विचार में व्यक्तिगत रूप से घृणा में कार्य करता है। इसमें व्यक्ति अपने स्वयं के हितों में दूसरों को हानि पहुंचाने तक को भी तैयार हो जाता है। आपका फिर आता है 3rd पॉइंट प्रजातीय संघर्ष। प्रजातीय संघर्ष को भी संघर्ष का एक अन्य प्रकार कहा जाता है। यह माना जाता है जब जन्म शारीरिक भेदभाव के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है तो उससे प्रजातीय संघर्ष का नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए प्रजातीय से श्रेष्ठता वो हीनता की अवधारणा का होना है। जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को उससे हीन समझती है या उसके हितों को हानि पहुंचाने का प्रयास करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रजातीय संघर्ष का रूप दिया जाता है। फिर आता है जातीय संघर्ष। जातीय संघर्ष हमारा अभिप्राय है कि जो संघर्ष जाति के आधार पर होता है उसे जातीय संघर्ष कहा जाता है। जातीय संकीर्णता सामाजिक संघर्ष का एक प्रमुख कारण बनी है। यह समस्या अंधविकसित व विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। हम कुछ जातीय पूर्व ग्रहों को पालते हैं क्योंकि इनसे हमारी सुरक्षा, प्रतिष्ठा व मान्यता जैसे कपित्या गहन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। फिर आता है आपका राजनीतिक संघर्ष। राजनीतिक संघर्ष 2 रूप हैं। पहला है राष्ट्रीय संघर्ष एवं दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। जातिवाद, साम्राज्यवादी या सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक तनाव, विभाजन आदि राष्ट्रीय संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को अभिव्यक्ति के भी अनेक रूप हैं, जैसे घृणा तथा अभिवृद्धि, जिसके फलस्वरूप समाचार पत्रों, रेडियो व दूरदर्शन पर भड़कीले समाचार प्रसारित कर मनोवैज्ञानिक युद्ध किया जाता है। फिर आता है आपका 6th पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष या वह राजनीतिक संघर्ष का ही एक विस्तृत रूप कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को राजनीतिक संघर्ष का क्षेत्र जब एक राष्ट्र की सीमा पार करके अन्य राष्ट्रों तक फैल जाता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब राष्ट्रीय सीमाओं के पार संघर्ष होता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष कहलाता है। इसका सबसे स्पष्ट युद्ध है जो कि भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच वो अन्य राष्ट्रों के बीच होता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष वो होता है जो राजनीतिक संघर्षों से ऊपर उठ जाता है और देश की सीमाएं लांघकर दूसरे देश में प्रवेश कर जाता है। फिर आपका लास्ट आता है वर्गीय संघर्ष। अब हम पढ़ लेते हैं कि संघर्ष की स्थिति पैदा होने के कारण सबसे पहले है विचारात्मक मतभेद होना, राष्ट्रीय हित प्राप्त करना। एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए दूसरे राष्ट्र से जब लड़ता है तो उससे जो है राष्ट्रीय संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। फिर आता है वातावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में विवाद उत्पन्न होना और इन लास्ट संदेहपूर्ण स्थिति में उत्पन्न विवाद। तो ये था आपका लेसन नंबर 4 संघर्ष के प्रकार। और इससे पहले हमने लेसन नंबर 3 शांति निर्माण। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी लेसन नंबर 5 की। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा की भूमिका। लेसन नंबर 5 है आपका विवादों में विचारधारा। तो
तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसी के साथ आपका फिर नेक्स्ट वीडियो में ही हम कवर करेंगे। ये आपका सारा लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 6, होप स्टूडेंट्स आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहती हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको इससे रिलेटेड कुछ आपको समस्या आ रही है इस बुक से रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज इसकी डिफ़िकल्ट है, तो मैं आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी आपकी समस्याओं को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।